बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें तो सैलाब ने पूरे जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया है। पिशावर के बाद जो कि देखने सियालकोट के अंदर बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से लाखों लोग मुतासर हुए। वहाँ के जानवर हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए और वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें तो रावी दरिया के हवाले से बात करें तो रावी ने पार्क व्यू सिटी, शादरो, लाहौर के कई मकामात को नुकसान पहुंचाया। जनूबी पंजाब में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट मुतासर हो रहा है। झंग की बात करें, मुजफ्फरगढ़ की बात करें या इसके अलावा मजफाती जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करें तो ये देखने में आ रहा है कि हर साल ये सैलाब हमारे मुल्क के अंदर आखिर तबाही मचाता क्यों है। ये चीजें क्यों आती है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, दरख्त ना होने की वजह से, बेहतर मनसूबाबंदी ना होने की वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से, ये जो सारा सिस्टम है हमारे पाकिस्तान को मुतासर कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो तो ना तो किसी किस्म की रिलीफ दे रहे हैं बल्कि फोटो सेशन तक का जो सिलसिला है वो जारी है। और लोगों को इकट्ठा करके फोटो सेशन के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ले जाके वहाँ फोटो सेशन करके टिकटॉक बना के उसके बाद हर चीज को खत्म कर दिया जाता है। कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा रहा, जानवरों का चारा नहीं दिया जा रहा, बच्चे वहां पे मुतासिर हो रहे हैं और लोगों को वहां पे खुराक जो है वहां पे मुयसर नहीं। आखिर ये सिलसिला है क्या और यहाँ तक और हुकूमत इसमें क्या कलीदी किरदार अदा कर रही है? इस हवाले से मेरे पैनलिस्ट में दो गेस्ट शामिल है, इनसे हम पूछेंगे। जो हमारे पहले गेस्ट हैं चेयरमैन साहब यूथ पार्टी नवाबजादा मुर्तजा सरबाना साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सियालकोट से मोहम्मद वजाद अली राजपूत जो कि कॉलम निगार, तज्जा निगार हैं, ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोनों पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो मैं सबसे पहले चेयरमैन यूथ पार्टी नवाबजादा मुर्तजा साहब की जानिब आऊंगा। जनाब, ये बताइएगा कि ये क्या सिस्टम चल रहा है जनूबी पंजाब में और इसके अलावा सियालकोट में, बल्कि पूरा हमारा पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुतासर हो चुका है और इंतजामिया की किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत पे आप बिल्कुल आपके सामने है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुर्तजा साहब? जी जी, बहुत शुक्रिया आरिफ अशरफ साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आरिफ अशरफ साहब, पहली बात यह है कि जिस तरीके से हम सब कौम है, इतना बड़ा ये जो हम पे आफत आई है, हम जितना भी मिलकर हमें इससे साबित कदम रहना चाहिए। और इसे क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये बता रही है कि ये कुदरती आफत है अल्लाह की तरफ से अपनी नाइली और नालायकी को छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये है कि ये नुकसान क्यों इतना बड़ा हुआ। क्या इंतजामिया के पास पहले मंसूबे नहीं थे? पानी की खतरनाक रेले के इतलात होने के बावजूद मुतासरा देहात को हर वक्त बर वक्त खाली नहीं करवाया गया। फ्लड प्रोटेक्शन बंद बनाने के लिए इतने अरबों रुपए के बजट होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो हमारे पास बंद नहीं होते। मैं अपने जिले की बात करूं तो मेरा जो जिला है जंग, उसमें मेरा गांव डूब रहा है, बेला सुरबाना। मेरे गांव में गए छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वहां पे डूब रहे हैं। वहां पे मैं गुज़िश्ता 5 सालों से मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके मैं ये आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि मेरे गांव में जमीनी कटाव की दर में आया हुआ है, वहां पे हमें दरियाई बंद चाहिए, लेकिन हमारी किसी तरीके से बात नहीं सुनी गई। हमारे वहाँ के इलाकों के जो माल मवेशी है वो डूब रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, कितने हजारों एकड़ में लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हमारे इंतजामिया की, हमारी गवर्नमेंट की नाइली है और वो उसे छुपाने के लिए हम सबको ये एक भाषण देती है कि जी ये कुदरती आफत है। ये आफत क्यों हम पे हर साल क्यों आती है? मेरा सवाल ये है अपने इंतजामिया से। और रही बात कि ये सैलाब क्यों आते हैं, तो ये इसमें बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि हमारी अपनी नालायकी, नाइली और हमारे हुक्मरानों की गफलत की वजह आते हैं। और ये जो उनकी गफलत की सजा है वो हमारे मुल्क की, हमारे जिले की, मेरी तहसील की गरीब अवाम, गयूर अवाम को भुगतना पड़ती है। अच्छा, मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वजाद अली राजपूत, जनाब ये बताइएगा कि मैं आपके सियालकोट के हवाले से बात करूँ तो ये क्या सियालकोट के अंदर ये क्या, एक तो हमने देखा वहां पे फुटेज देखी, वहां पे जो तबाही हुई, अल्लाह माफ करे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे राणा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंकर आरिफ अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले अगर मैं सियालकोट की बात करूं तो सियालकोट में पिछली जब से पाकिस्तान आजाद तो सियालकोट में पिछले 80 साल की
میں آج تک ریکارڈ نہیں ہوئی، جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سیالکوٹ میں 500+ ملی میٹر کا ریکارڈ بارش نے قائم کیا، جس نے تاریخی تباہی سیالکوٹ میں ریکارڈ کر دی ہے. اگر دیکھا جائے یہ تو ایک انپریسیڈنٹ بارشیں ہیں جس سے سیالکوٹ میں کافی جانی مالی نقصان بھی ہوا. لیکن اگر میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بات کروں تو سیالکوٹ میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس نے عوام کا پورا ساتھ دیا ہے. اگر جو میں سیالکوٹ میں بات کروں، ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں صفا اصغر صاحبہ، انہوں نے اپنی جو انتظامیہ کو، ان کی انتظامیہ بہت متحرک رہی ہے. انہوں نے ریلیف کیمپ بھی قائم کیا، انہوں نے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، اور انہوں نے تقریباً اگر دیکھا جائے حالیہ بارشوں میں 20,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا، اور انتظامیہ کی کاپشوں سے تقریباً 6,860 افراد کو بر وقت ریسکیو بھی کیا گیا ہے. بے شک یہ پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، جس سے گھر فصلیں تباہ ہوئی، شہریوں کا رابطہ بھی منتقع ہوا اور پل بھی ٹوٹے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھارت کی بھی آبی جارحیت ہے جو کہ بزدلانہ کارروائیاں کر رہی ہے پاکستان کی جانب. اگر تو بھارت یہ پاکستان کو صرف ان بزدلانہ کارروائیوں سے ڈراتا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو روکوں گا رانا صاحب. آپ بتا رہے ہیں کہ آبی جارحیت ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، یہ جو بزدل ملک ہے یہ جو بھارت ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے کلائمیٹ چینج، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ہمارے ملک کی اکنومی بالکل بیٹھ چکی ہے. ہمارا وزیر اعظم دوروں کے لیے وہ کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے. تو ہم نے پچھلے 78 سال سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے ڈیم نہیں بنایا؟ کیا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں صاحب، بہت شکریہ سوال پر. دیکھیں اگر تو ہم عوام کی بات کریں تو جو عوام پہ جو ملک کی گورنمنٹیں آتی ہیں پچھلے 80 سالہ سے، ہر گورنمنٹ نے اپنے طریقے سے اپنی رولنگ کے مطابق عوام پہ حکمرانی کی ہے. اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی گورنمنٹ میں عوام کسی بھی گورنمنٹ سے خوش نہیں رہی. ہر گورنمنٹ سے عوام مایوس کن رہی ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے عوام کی اگر ویلفیئر کے لیے بات بھی کی ہے تو وہ اپنے مفادات کی حد تک یا اپنی اگر پوری کوشش بھی کیا ہے اس طرح عوام کو فروٹفل اس کا نتیجہ نہیں پہنچایا گیا. اگر تو ہم دیکھا جائے تو ہمارا سب سے اہم مسئلہ اس ٹائم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ڈیم کا. ہمارے ڈیم کے عوام نے جو ٹیکس سے پیسوں سے ہمیں جو پیسے لیتے ہیں، ہمارے جو ڈیم کے پیسے وہ کہاں گئے ہیں؟ ہمارا جو ڈیم ہے، ہمارا ڈیم کیوں نہیں بننے دیا جا رہا ہے؟ سیالکوٹ میں اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اتنے سیلاب، اتنے گاؤں ڈوبے ہیں کہ 500 سے 1,000 کے درمیان سیالکوٹ میں گاؤں ڈوبا ہے. لیکن ہم عوام کو ابھی تک ہمیں ہماری ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی. سر وجاد علیم راجپوت صاحب، کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کا ڈیفنس منسٹر جو سیالکوٹ سے ہے خواجہ آصف صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ پانی آ گیا، پانی کو سیکیور کریں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، اگر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو وہ بھی ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہمارے حلقے کے ہیں. لیکن اگر میں دیکھوں تو انہوں نے سیالکوٹ میں بارہا جب سے سیلاب ہوا ہے 25 اگست سے 26 اگست کے بعد انہوں نے اپنے حلقوں کا وزٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو متاثرین زیادہ علاقہ مکین ہیں ان کو بھی انہوں نے گائیڈ بھی کیا. ان کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. اور کچھ گھروں میں جا کے اور کچھ علاقوں میں جا کے کچھ نالوں کا ہر جگہ خواجہ صاحب نے دورہ ضرور کیا اور ابھی تک تو دلاسا ہی دیا. لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو امیدیں تو بہت زیادہ عوام کی خواجہ صاحب پہ، کیونکہ وہ ہمارے حلقے سے ہیں، تو باقی اللہ پاک خیر کرے، دیکھتے ہیں. اچھا، میں نوابزادہ کی جانب جاؤں گا. نوابزادہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جھنگ کے اندر کیا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کریں. جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کیا فلڈ ریلیف کیمپس لگا رہی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ وہاں پہ بارشوں کا کیا سسٹم ہے؟ کیا وہاں پہ اپڈیٹ ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا جناب. سر دیکھیں عارف صاحب، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب سے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے اس طریقے سے بیان سے دینے پہ. اتنی بڑی ذمہ داری ہے ان پہ، اور وہ اسٹیٹ منسٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو اپنی غریب عوام کا مذاق اڑایا، وہ جیسے وہ شعر ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے کے غیب چھپا رکھے ہیں. انہوں نے اس طرح کی آپ اسٹور کرنے، شرم آنی چاہیے ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ دینے کے. اور باقی میں آج آپ کے پروگرام سے ہر اس بندے کو میں کہتا ہوں کہ اللہ اسے پناہ و برباد کرے جو اس وقت عوام کی اتنی مصیبت میں ہے، اور اس مشکل وقت میں جو بندہ سیاست کر رہا ہے، اپنی سیاست چمکا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو نسل نابود کرے. اور جو بھی بندہ اس وقت اپنے کریڈٹ کے چکر میں، اپنے فوٹو سیشن کے چکر میں ہماری غریب عوام کا مذاق اڑا رہا ہے، یا پھر ان کو مجبور لوگوں کا کے ساتھ فوٹو سیشن کر کے اپنی تصویر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی 7 نسلوں کو پناہ برباد کرے. اور سیکنڈ ون، آپ نے بات کی کہ میرے ضلع انتظامیہ
ने क्या किया। आरिफ साहब देखें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आप बेहतर जानते हैं कि हमारे मुल्क में सलाद के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट हर साल आता है, लेकिन जब आवाम को मदद की जरूरत पड़ती है तो वो सिर्फ NGOs और मकामी कम्युनिटीज की तरफ रुख करते हैं। इसी तरीके से मेरा जिले पे भी फ्लड रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में सिर्फ नाम तक है, सेशन होता है। अभी आपने आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा होगा कि जब किसी मिनिस्टर साहब का या DC साहब का या AC साहब का चक्कर होता है तो जो मुतलका मेंबरान होते हैं जिन्होंने ये फ्लड रिलीफ को देख रहे हैं, वो उस वक्त हर चीज मौजूद होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद कुछ आवाम को नहीं मिल रहा होता। ये सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, इसके अलावा ये टिकटॉक बन रही है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आपने सुना, मैंने अभी मेरी नजर से वीडियो गुजरी है कि लोगों के जहाँ लाइफ स्टॉक का जो सेक्टर आता है उसमें वो लोगों को बिल्कुल चारा नहीं है, वो उन्होंने 2-2 किलो भी चारा किसी को नहीं दिया। और अगर मेडिसिन की बात आ जाए, अगर मेडिकल में आप चले जाए तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है लोगों को देने के लिए। लेकिन आप अगर रात को बैठ के आप TV चैनल सुने, हमारी सोशल मीडिया देखें, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम होता है कि जी हम हर कदम पे आपके साथ हैं। लेकिन मसला ये है कि गरीब तक कोई चीज पहुंच नहीं रही, उसकी तस्वीर हो रही है, उसके लिए पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी फेम के लिए, अपने नेम के लिए। और अपने देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के सख्ती से हुक्म है कि अगर मेरी तस्वीर के बगैर राशन का बैग आप किसी को ना दें। हमें एज अ कौम डूब मरने का मकान है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग इन दिनों में आके सियासत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें निस्तो नाबूद करे। ठीक है, अब मैं आऊंगा कि मेरे अपने जिले में क्या हो रहा है। मेरा अपना जिला झंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी तहसील शोरकोट है। मेरे जिले में 155 से ज्यादा देहात जो है वो पानी की नजर हो चुके हैं, सैलाब की नजर हो गए हैं। इन लोगों को पता नहीं है जो बैठ के बात कर रहे हैं या टीवियों पे बैठ के ऐसे ही अपने नाम के पकवान पकाए जा रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि जब एक अपने घर कितना छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं खुद फ्लड इफेक्टेड हूँ, मेरा इलाका बिला कुर्बाना में हर जगह पे गया हूँ, मैंने हर मकाम पे मैं मिनिस्टर लेवल तक मैं लोगों के पास जाके मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरे 5000 की आबादी का मेरा गाँव है, वहाँ पे आप प्लीज बंद बनवाएं। लेकिन किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली। आज वही बंद, वहाँ पे जो इतनी ज्यादा लोगों की फसलें तबाह हो रही है, उनकी माल मवेशी डूब रहे हैं और लोग मजबूर हो गए हैं कि वो अपने घरों की छतों पे आए, और कुछ लोग छतों से उठ के बेचारे वो नकल मकानी करके हैं। चलो मैं ठीक नवाबजादा, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, आपका पॉइंट आ गया। मैं वजाहत अली की राजपूत में जाने जाऊंगा। वजाहत साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी कड़ी नजर है, आप कॉलम वगैरह भी लिखते रहते हैं और देखते रहते हैं पाकिस्तान की सियासत को। मुझे ये बताइएगा कि कल मेरी नजर से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो गुजरी जिसमें एक वहां पे बंदा कह रहा था कि हमें राशन रोकने से तकसीम करने से रोक दिया गया है कि जब तक मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगेगी तो हम राशन तकसीम नहीं करने देंगे। एक तो वो लोग जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए, उनके घर तबाह हुए, उनके जानवर तबाह हो गए, उनके जो बच्चे हैं वो मुतासिर हुए, उनके घर गिर गए। एक तो वो उस परेशानी में, और दूसरा उनको अगर कुछ दे भी रहा है कोई बंदा मुखैर हजरात दे रहा है तो उनको ये कह के मना कर दिया जाता है कि CM साहबा मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, मैं तो अब क्या कहूँ, तो उसकी आपने तस्वीर नहीं लगाई तो हम राशन तकसीम नहीं कर रहे। क्या आप समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी आपको शर्म आनी चाहिए? आप बरमला कहें कि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप जो उनकी आदात है, जो उनके खसलात हैं, आपको पता है, आप उन्हें चीफ मिनिस्टर कहें। जी वजाहत अली राणा साहब, अपना पॉइंट दीजिएगा। जी आरिफ साहब, अगर मैं सियालकोट में अपने जिले की बात करूं, चूंकि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूं, तो सियालकोट में तो मरियम नवाज ने दौरा सियालकोट भी किया था, जिसपे उन्होंने सियालकोट की जो तमाम पॉलिटिकल बॉडी है उसको बुलाया था और तमाम पॉलिटिकल बॉडी को हदायत भी की थी कि जितनी जल्दी हो सकता है सियालकोट में हर घर में हर बंदे को राशन पहुंचाया जाए। देखिए आजकल अगर देखा जाए तो हर चीज का सोशल मीडिया का दौर है। अगर हम फोटो सेशन, अगर हम ये चीजें, अगर हम ये पिक्स वगैरह अपलोड नहीं करेंगे तो अवाम तो हमारी पहले ही मायूस रहती है गवर्नमेंट से। अवाम तक ही किस तरह हमारे हकायक पहुंचेंगे कि हमारी मरियम नवाज साहिबा या हमारी जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट है या हमारी जो राणा साहब गलत कह रहे हैं, राणा साहब आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। देखें मेरी बात सुने, अगर आपका ये जवाब है तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे काटूंगा।
आप अगर सोशल मीडिया के, आपको तो पूरा पाकिस्तान जानता है, मरियम नवाज को कौन नहीं जानता, छोटे सा बच्चा भी जानता है अपने सियालकोट के अंदर भी। अब लाहौर के अंदर ये हुआ कि उन्होंने रोक दिया, बकायदा रोक दिया गया है कि मरियम नवाज की तस्वीर होगी तो राशन चलेगा। तो मैं इसको क्या नाम दूं राणा साहब? जी आरफ साहब, अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं था हुआ। इसके बाद ये है, जहां तक आपने ये बात, एक पॉइंट जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया है कि तस्वीर वाला तस्वीर नहीं होगी तो राशन नहीं मिलेगा। हाँ, इस चीज की तो मैं मजम्मत करता हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी मैं इसका मजम्मत करता हूँ, एज अ तजिया निगार भी, क्योंकि हमारा जो आईन पाकिस्तान है, हमारा जो कानून है वो सबसे बालातर है, इससे बालातर कोई चीज नहीं है। हमारा जो कानून, हमारा आईन पाकिस्तान, हमारी पंजाब गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत पाकिस्तान हमें इस चीज की एक्सेस दे रही है कि राइट टू फूड, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन। तो हम क्यों फिर इस चीज को हमें रिवोक किया जाए कि हमें चीजें हम तक मैसर ना हो। जहां तक इस फोटो सेशन की बात है कि मरियम नवाज साहबा की जो गवर्नमेंट है कि अगर इस तहत कर रही है कि अगर फोटो सेशन होगा तो खाना मिलेगा, इस चीज पर भरपूर मैं मजम्मत करूं, जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि ये इंसानियत की गिरी हुई मिसाल है। जी अच्छा, मैं नवाबजादा की जानिब जाऊंगा। नवाबजादा साहब, ये बताइएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे पे हैं, बैरून मुल्क के दौरों पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो आपका मुल्क डूब रहा है, आपके लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, जानवर चारों की वजह से हलाक हो गए हैं, बच्चे दर बदर हैं, और वो हमारे वजीर आजम साहब इस वक्त बैरून मुल्क हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी अलग गलती कहूंगा कि वो हालात में अपने मुल्कों को बेचारा मददगार छोड़कर वो बैरून मुल्क चले गए हैं। मेरे बड़े ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा है कि आपका आइन आपको इजाजत देता है आप इस तरह। तो मैं बस ये कोई गुजार करूंगा इसी के लिए, जब एक गरीब है और उसके पास उसका एक खाता हो और वो उसका घर हो और वो तालाब की नजर हो जाए, तो जिसके पास दो मवेशी हो और वो दरिया में डूब जाए, और फिर उसको आप ऐसा राशन बैग दे दें और वो राशन बैग देने के साथ इस वजह से हो जाए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब का ये फोटो नहीं लगी हुई। तो मैं समझता हूँ कि जरूरत बंदे के लिए फिर आइन कोई मानी नहीं करता कि जो अपना हर चीज लौटा के बैठा हो और फिर भी वो आपके इस तरीके से आप उसे मतलब उसके साथ आपका ये रवैया हो, तो इसकी जितनी मुजम्मत की जाए मैं समझता हूँ कम है। अच्छा, मैं वजाद अली राणा साहब की जानिब जाऊंगा। वजाद साहब, ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरीन मनसूबाबंदी नहीं है। हम किसी भी कोई भी डिसाइडर आता है हमारे मुल्क में, उसकी ना तो पहले उसकी तैयारी होती है, ना हम उसकी तैयारी कर पाते हैं, और दूसरा ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और पानी का बार बार इजाफा हो रहा है, तो चीज़ें वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, और बैरून मुल्क से होने वाली जो फंडिंग है जो हमें मिलती है वो भी पता नहीं करप्शन की नज़र हो जाती है, पता नहीं किसको मिलती है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे राणा साहब? जी वजाद अली साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल किया आरफ साहब, अगर देखें तो अवाम की तरफ से अगर बात की जाए तो अवाम अपनी तरफ से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। देखें ना, अवाम से हर चीज की रिकवरी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, हर चीज के लिए हुकूमत अवाम से ही पैसे लेती है। अवाम के टैक्स के पैसों से ये चीजें बनती हैं, क्योंकि अवाम जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में पीपल आर द सॉवरेन, पीपल आर द सुपीरियर, अवाम हमारी सुपीरियर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अवाम तो भरपूर किरदार अदा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए, पंजाब हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि जो अवाम के जो पैसे हैं, जो अवाम के टैक्स के पैसे हैं, जो अवाम की फंडिंग है, उसको खुदारा किसी भी चीज के अपने सियासी नजर या किसी और मकासद के, अपने मफाद के नजर ना करें। खुदारा जो अवाम के पैसे हैं वो अवाम पे ही लगाए जाए, ताकि अवाम आपकी हुकूमत से बिल्कुल हमेशा मुतमिन रहे और कभी भी अवाम आपकी हुकूमत में यूजफुल रहे। और जिस तरह ये कुदरती आफात आती हैं, इसका हम इल्जाम तो किसी पे नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये बाय नेचुरल आती है, लेकिन इसमें ये होगा ताकि जो हमारे पास इस चीज की रिकवरी के लिए, जो हमारे पास फंडिंग होगी, इस चीज की रिकवरी के लिए जो इंतजाम होंगे, वो हमारे पास हमेशा भरपूर रह सके, ताकि हम इतने ज्यादा नुकसान से बच सकें। जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नवाबजादा मुर्तजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस हवाले से चीज़ों को आप देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर कभी ये बेहतर मनसूबाबंदी ये डायन बन पाएंगे? आरिफ साहब, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या आप दोबारा आप मुझे सवाल कर सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको?
नवाबजादा मुर्तजा साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? लाइन कट हो गई है मेरे ख्याल में, मैं फिर जाऊंगा वजाद अली राजपूत की जानिब। जनाब मुझे ये बताइएगा कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे एज ए तजिया निगार कि क्या होना चाहिए मुल्क के अंदर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे मुल्क का? क्या क्वेश्चन है आप? वजाद अली राना साहब मुझे सुन पा रहे हैं? बताइएगा क्या आप कह रहे हैं आरिफ साहब? मैं कह रहा हूँ कि क्या मनसूबा बंदी होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर डैम के हवाले से, मैं सवाल पूछ रहा हूँ नवाबजादा साहब। जी जी, देखिए आरिफ साहब, मैं ना सुबह से ये देख रहा हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है कि डैम जो है वो इस मुल्क की अक्सर जरूरत है, लेकिन मैं भी कुछ हद तक इस सवाल के साथ मुत्तफिक हूँ कि वाकई डैम इस मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है और हमें सियासत छोड़कर हमें सियासत से बालातर हो कि हमें इसको तरजीह देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो हकायक हैं वो थोड़े डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों का जो हल है वो दरियाओं में ही मौजूद है। दरिया के बीच रेत है और उसकी गहराई जो है वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फीट पीने वाला साफ पानी है, और हमारे जो तरबेला डैम है उससे उसकी जो गहराई है वो 6 से 7 एकड़ मिलियन फीट है। तो हमारे पास इतनी स्टोरेज ही नहीं है हमारे डैम में। हमारा जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं है। हमारे पास जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई उनका अच्छा एडवाइजर नहीं है जो उनको एक अच्छी एडवाइस करे। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में इंडस रिवर सिस्टम है। ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है हमारे मुल्क में, जिसमें बारिश भी होती है, ग्लेशियर्स भी होते हैं, और उसके बाद फ्लो सरफेस वाटर भी होता है, और उसमें ग्राउंड फ्लो वाटर भी होता है। तो ये बहुत जबरदस्त है हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन हम इसे बरूए कार नहीं लेके आ रहे। ये हमारी नाइली है। और मैं इसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, मेरी जो छोटी सी अकल में जो सबसे बड़ी बात आती है आरिफ अख्तर साहब, वो ये है कि हमारे इरिगेशन का जो हमारा सिस्टम है वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा सिस्टम है ना वो हम ये है कि ये बैंक फिल्ट्रेशन, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम को अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाएं कि हर जिले का अपना रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम हो, तो फिर हम ये जितनी भी ये आफात हैं, ये कुदरती आफत, ये सैलाब, हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिरी सवाल वजाद अली राना साहब से पूछूंगा। राना साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, हमेशा शादोबाद रखे मेरे मुल्क पाकिस्तान को। और मेरी फौज का सबसे बड़ा अहम किरदार है और इंशाल्लाह किरदार रहेगा। तो मैं आपसे पाकिस्तानी फौज के हवाले से पूछूंगा कि क्या हमारे मुल्क की फौज के बारे में आप कहना चाहेंगे इसी सिलाबी सूरत हाल के हवाले से? जी यार साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर तो मैं अपनी फौज पाकिस्तान की बात करूं तो कोई भी अफवाद अगर देखे 1947 से लेके आज 2025 तक हमें किसी किस्म का भी कोई भी परेशानी नहीं है। तो जो फ्रंट मैन हमारा वो खड़ा है, हमारी हमेशा फौज पाकिस्तान खड़ी है। फौज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान का उस हालात में साथ दिया जिस हालात में पाकिस्तान बिल्कुल डूब चुका हुआ था। फौज पाकिस्तान है जिसकी बदौलत ये मुल्क हमेशा ये अवाम पुरसकून अपने नींदों में सोती है। अगर मैं अपने जिला सियालकोट की बात करूं तो हमारे जिला सियालकोट में जिस रात सैलाब आया, यहाँ पे 3-3 फुट 2-2 फुट इलाकों में पानी था, तो उन 3-3 2-2 फुटों में कोई पॉलिटिशियन, कोई दूसरे वर्कर, कोई सोशल वर्कर नहीं थे। हमारे जो फ्रंट मैन थे वो फौज पाकिस्तान के, वो माओ के दलेर सिपाही थे, वो माओ के दलेर बेटे थे जिन्होंने अवाम का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया और अवाम को इस मुश्किल वक्त से निकाला है। और मैं अफवाज पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बतौर अफवाज इस मुल्क के सिपा सलार जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब थे, जिन्होंने नारोवाल का दौरा भी किया और वहां पे करतारपुर डूबने पर सिख कम्युनिटी के साथ, उनके वफद के साथ मीटिंग भी की और सिख कम्युनिटी को दिलासा भी दिया, जिससे हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो हमारी सिपा सलार बहुत 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 ज्यादा राजी हुई है। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया सिपा सलार का। और मैं दुआ गो अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान की हमेशा बका और सलामती रखे और इस ममलिकत खुदादात पे कोई भी आज तक हर किस्म की कुदरती और दूसरी अंदरूनी बरूनी अफवाह से महफूज रखे। और फौज पाकिस्तान को मेरा सलाम है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फौज पाकिस्तान। जी, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मेरे पैनलिस्ट में नाजरीन चेयरमैन यूथ इंसाफ पार्टी नवाबजादा मुर्तजा सरबाना साहब और सीनियर तजिया निगार और कॉलमनिस्ट
जो कि वजाद अली राजपूत थे, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो हमारी अफवाज है, हमारे मुल्क की जो फौज है, जो हमारे सिपह सलार हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, इनकी सरबराही में हमारी ये जो फौज है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए 24 घंटे हाजिर है और अपने मुल्क के लिए जो खिदमात है वो काबिल तहसीन है। नाज़रीन, एक नए गेस्ट के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपने मेजबान मैं एक आरिफ चीज ऐड अशरफ को करूंगा, दीजिएगा इजाजत। करूंगा कदम आप। जी जी जी, बोलिएगा। मैं आखिर में मैं अपने हर उस पाकिस्तानी शहरी के, आम शहरी के, जो कि इस मट्टी का बेटा है और जो उसने इस मुश्किल वक्त में जिसने भी अपनी तरफ से किसी की भी मदद किया, मेरा उसको सुर्ख सलाम है। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, पाक फौज को और दीगर जो भी जो सिंगल मैन जितनी हमारी एनजीओज हैं, हमारी कम्युनिटीज हैं, वो मेरे मुल्क में जो काम कर रही हैं वेलफेयर के लिए, मेरा उनको सलाम है। मेरे जिला झंग, मेरी तहसील शोरकोट और बिलखसूस मेरे गांव बेला सुरबाना और उसके गिरदो नवा में जो लोग सिंगल पर्सन, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। और जिस तरीके से वो वतन अजीज की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको जरूर सिला देगा। और मेरी पूरी फैमिली की और हम सब के, हम इस वक्त अपने इलाके के, हमारे मुतासरीन के, अपने जिले की, अपने तहसील के लोगों के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह से माजी में हम उनके साथ खड़े होते हैं, हम अब भी ठोस चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं और हम उनके दुख सुख के साथी हैं और हम उसके दुख सुख के जामिन हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का और इस वतन अजीज का हामी और नासिर हो। जी, आपका पॉइंट आ गया है मुर्तजा साहब। नाजरीन, एक दफा नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।